हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी को वन शॉट में। याद रखना, वीडियो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, एक एक बात आपके दिमाग के अंदर चली जाएगी। यहां पर एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो करीब 8 से 9 बड़े बड़े लेक्चर्स आपको मिले, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को खूब डेप्थ में पढ़ा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। लेकिन एग्जाम टाइम पर जरूरी है कि वन शॉट सीरीज के थ्रू आपको सारी बात समझाई जाए, क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में आपको सारी बात समझाई जाए और इसमें भी हर एक बात आपके दिमाग के अंदर पहुंचे। ये मेरा वादा है, आपसे गारंटी है। बस वीडियो को आराम से पूरा देख लेना, एक एक टर्म इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। देख लोगे ना, पहले स्किप मत करना, ध्यान सुनो, को देख लेना। मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि एक एक बात आपके दिमाग के अंदर पहुंचेगी। एक और जरूरी बात सुनोगे, वन शॉट सीरीज बहुत सारी वीडियोस जिसके अंदर हर बड़े बड़े चैप्टर को छोटू टाइम में खत्म कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पहली मिल जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो जरूर वन शॉट सीरीज की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें और सभी वीडियोस को एक बार वन शॉट सीरीज की देखें। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी, वन शॉट सीरीज बिल्कुल एक बार उसको जरूर देखें। हाँ ना, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान दो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, बात सुनो, करंट का मतलब होता है धारा। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है धारा। धारा किसी भी चीज की हो सकती है। एयर करंट मतलब हवा की धारा, वाटर करंट मतलब पानी की धारा, है ना। और जो है इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्जेस की धारा। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? चार्जेस की धारा। दैट मींस धारा का मतलब पानी बहना, वाटर करंट हवा बहना, एयर करंट चार्जेस का बहना, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर ध्यान देना है कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, है ना। अगर पानी अगर इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसको पानी की धारा नहीं कहते, लेकिन जब पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तब हम उसको वाटर करंट कहते हैं, इसी तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस जो कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, जब चार्जेस एक डेफिनेट एक इंडिविजुअल डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तब हम उस फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो है हम कहेंगे भाई चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो मान लो इसमें से कोई चार्जेस, मैंने कहा कोई चार्जेस, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो कि इसमें से पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सुनना, सारी बातें आपको समझाऊंगा। तो जब इसमें से पॉजिटिव चार्जेस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। क्या बह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। नाउ अब आपको ध्यान देना है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्चुअल में करंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी का, करंट कितना ताकतवर है, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। लेट्स से इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यहां से 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो गए हैं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने ज्यादा चार्जेस फ्लो हुए, दैट इज कॉल्ड करंट इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? करंट इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या बना? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, दैट मींस चार्जेस पर यूनिट टाइम। यहां से कितने चार्जेस फ्लो हुए 1 सेकंड में, उसको हम कहते हैं करंट इंटेंसिटी। नाउ आपको ध्यान रखना है, चार्जेस जो कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। नाउ इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। नाउ सुनना, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, आप कहोगे एम्पियर, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि एम्पियर मतलब 1 एम्पियर कितना होता होगा, 1 एम्पियर कितना होता है। तो आपको ध्यान देना है, कूलाम किसकी यूनिट है? चार्ज की। तो आपको ध्यान देना है कि 1 एम्पियर कितना होता है कि यदि 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? यदि 1 सेकंड में यहां से
1 कूलाम चार्ज, कितना, 1 कूलाम चार्ज पास कर जाए तो हम कहेंगे यहां पर करंट की इंटेंसिटी कितनी है, 1 एंपियर। एक बार फिर सुनो कि यदि यहां से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास कर जाए तो हम कहेंगे करंट की इंटेंसिटी क्या है, करंट की इंटेंसिटी है 1 एंपियर। कितनी है, 1 एंपियर। नाउ तो आपको एक और चीज इस चैप्टर में याद रखनी होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहली चीज नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है बट ये प्लस में होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। अब बात करेंगे कि भाई करंट का मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। चलिए अब ध्यान से देखो कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बोला पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट में थोड़ी सी जो है ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। क्या रहती है, कंफ्यूजन, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट को ही, किनको ही, साइंटिस्ट को ही। सुनना बात को ध्यान से सुनना, तसल्ली के साथ। आप वैसे भी 1.5 की स्पीड में भाग रहे होगे, ध्यान से देखो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एक्चुअल में देखो, करंट की जो डायरेक्शन है वो दो तरह की होती है, उनमें दो बातें हैं। क्या, एक तो करंट की सच्ची डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन, और एक करंट की झूठी डायरेक्शन है जो कि अब हमारी मजबूरी बन गई है। क्या, एक तो करंट की सच्ची डायरेक्शन है और एक करंट की झूठी डायरेक्शन है। झूठी डायरेक्शन हमारी मजबूरी बन गई है ना। तो करंट की सच्ची डायरेक्शन को हम एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं, जबकि करंट की झूठी डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। बात सुनना, हमने क्यों लिखा कि ये हमारी मजबूरी है, बिकॉज अब हमें कन्वेंशनल करंट को ही रिप्रेजेंट हर जगह करना होता है। आपको पता है छोटी सी कहानी कि एक्चुअल में क्या था कि जब साइंटिस्ट ने करंट की डिस्कवरी की, करंट का कहीं कि भाई इन्वेंशन किया, डिस्कवरी नहीं कहूंगा, इन्वेंशन किया, उस समय जो है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था। किसके बारे में नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तो उस समय बता दिया गया करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो फिर पता पड़ा कि एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो भाई बुक वगैरह जब छप गई तो फिर कहा कि अब बुक छप गई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो फिर हर जगह लिखा जाने लगा पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है। एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। हाँ, सच्चाई क्या है, एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन अब हमारी मजबूरी क्या है कि हमें हर जगह पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो देखो अब बात को सुनना कि यहां पर क्या हुआ कि पाथ ऑफ करंट, भाई जिस रास्ते पर करंट फ्लो करता है, करंट जहां जहां फ्लो करता है उस रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो यहां पर ये रही बैटरी, ये किसका साइन है भाई, ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है, बैटरी का, सेल का, ठीक है। तो अब देखो बैटरी, अब यहां पर बैटरी में दो लाइन लगी होती हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो बड़ी वाली को पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है और छोटी वाली को नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या बताई गई, करंट की डायरेक्शन बताई गई देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। एक सर्किट में हमेशा, एक सर्किट में तो पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है, ठीक है। और ये इसमें रेजिस्टेंस लगाना जरूरी होता है, यानी कि कोई भी डिवाइस वगैरह लगाना जरूरी होता है। रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे हमने बैटरी को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल को, तो अब यहां पर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट करना है बस। देखो अब यहां पर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्लास 12th के लिए एक घंटे के बड़े बड़े लेक्चर्स के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने खुद ने पढ़ा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय अभिषेक साहू सर्च करो मिल जाएगा, लेकिन आपको सर्च नहीं करना। हाँ, लेकिन अभी क्योंकि अपन क्विक रिवीजन पर है, क्योंकि हम कहां पर हैं, क्योंकि हम एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए जरूरी होता है कि हम काम की बात को समझ लें। क्या समझ लें, काम की बात को समझ लें। तो नाउ ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो पहले शॉर्ट में बताता हूं आपको कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है
अब यहां से आप एक और पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए, कहां से? दूसरी जगह से, इंफिनिटी से पकड़े। कहां से? इंफिनिटी से पकड़ के। तो अब आपको इसको इसके साथ लाने के लिए, इसको यहां पर लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। चलिए, आपने यहां पर लाए, आपने वर्क किया W, किसको लेकर के आए? चार्ज को। तो इसी को लिख दिया गया कि इस जगह का पोटेंशियल कितना हो गया? W अपॉन Q। क्या हो गया? वर्क अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या? अभी सुनना, काम की बात ये नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि आपने एक चार्ज Q को लाने में कितना वर्क किया, ये उस जगह का पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला हो गया? वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन आपके काम की बात है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या काम की बात है? पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि सेल के पास होता है, जो कि बैटरी के पास होता है। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, ये जो गोल्डन लाइन है ना, इसको याद रख लो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्लास 10th के लिए आप ये समझ के चलिए कि बैटरी की ताकत। क्या? बैटरी की ताकत, या फिर मैं कहूं सेल की ताकत। ये क्लास 10th के लिए, जब आप 12th में जाओगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो क्लास 10th के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए क्या याद रखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है बैटरी या फिर सेल की ताकत। अब सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर पढ़ो कि यदि किसी प्लेट के पास, यदि किसी, जैसे बैटरी के पास दो प्लेट हैं, यदि किसी प्लेट के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे भाई? नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में ये हायर पोटेंशियल पर है। कहां पर? हायर पोटेंशियल पर। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पर होते हैं। तो यदि हमारे पास एक बैटरी है, यदि हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी में इस तरह से हमने दो रॉड लगाई ना, एक बड़ी और एक छोटी, है ना। तो यहां पर बड़ी वाली को हमने क्या नाम दिया? बोला पॉजिटिव। छोटी वाली को हमने नाम दिया नेगेटिव। तो पॉजिटिव की कुछ ताकत होगी और नेगेटिव की कुछ ताकत होगी, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, है ना। तो इन दोनों की ताकत के डिफरेंस को, ये हायर पोटेंशियल इसकी ताकत, लोअर पोटेंशियल इसकी ताकत, तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या याद रख लो? बोला सेल या फिर बैटरी की ताकत। और डेफिनेशन में अपन को ये लिख देना है। नाउ बात को सुनना, बात को सुन लेना। तो बैटरी की ताकत हो गया। नाउ अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछी हो तो क्या लिखोगे? बोला वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A to B is called potential difference, is called potential difference. A to B is called potential difference। और ओनली पोटेंशियल कहा जाए तो फ्रॉम इंफिनिटी टू A is called पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई बैटरी की ताकत बढ़ाओगे तो फिर क्या बढ़ जाएगा? ध्यान दो, बैटरी की ताकत बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? करंट बढ़ जाता है। तो देखो यहां पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बैटरी की ताकत बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? करंट। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपने बैटरी जितनी बड़ी लोगे उतना ज्यादा करंट आएगा। तो बैटरी की ताकत बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? करंट। तो आपको याद रखना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं R। R क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। इसको हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, अलग से ओम्स लॉ हेडिंग बना के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अभी हमने पढ़ा कि बैटरी की ताकत, दैट मींस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं तो फिर एक कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ जाता है। और यदि हम बैटरी की ताकत, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर देते हैं तो फिर इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी डिक्रीज हो जाता है। यह बात सबसे पहली बार हमें एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बताई और इस लॉ को कह दिया गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको ध्यान रखना है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। है ना, क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान बढ़नी नहीं चाहिए। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का वो बढ़ना नहीं चाहिए। दैट मींस हर कंडीशन जब कांस्टेंट होगी, जब कांस्टेंट होगी, कंडीशंस बदलेंगी नहीं, तो फिर करंट और वोल्टेज आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सो वी कैन राइट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहां पर, या फिर कह दूं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आपको यहां पर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर देखो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने लिखा। जब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन लेकर के आते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो है हमारा R। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। आर क्या है? आर एक नया कांस्टेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस है आर। आर का मतलब क्या? रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए, यदि करंट को यहां से यहां तक फ्लो होना है, दैट मींस चार्जेस को यदि यहां से यहां तक फ्लो होना है तो इसमें और भी तो चार्जेस होंगे, और भी तो आयंस होंगे इस कंडक्टर में, और भी एटम्स होंगे। तो जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो फिर चार्जेस को आपस में एक दूसरे के साथ टकराना पड़ता है, कोलाइड करना पड़ता है। तो टकराना पड़ता है, कोलाइड करना पड़ता है, तो जिससे चार्जेस के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, और इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नाउ अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो मान के चलिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तो मान के चलो ये हमारे पास ओरिजिनल कंडक्टर, कैसा? ओरिजिनल। ठीक है, अब अगर हम इस कंडक्टर में कुछ चार्जेस हैं जिनको फ्लो होना है, यदि हम इस कंडक्टर की इसको खींच करके इसकी लेंथ को बढ़ा दें, लेंथ को बढ़ा दिया, ये देखो लेंथ को बढ़ा दिया, फिर क्या होगा? लेंथ को बढ़ा दे, मान लो अगर इस चार्ज को यहां से यहां जाना होता तो अब ये जैसे भी जा पा रहा है, लेकिन अगर मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया खींच के, तो अब देखो ये पतला हो गया, लंबा तो हो गया लेकिन पतला हो गया। इसका मतलब है कि अब ये चार्ज यहां से यहां जाएंगे तो अब इसके रास्ते में और ज्यादा रुकावट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर जगह ही नहीं बची। तो यहां पर क्या हमने देखा कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। लेंथ को बढ़ाया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, क्योंकि यहां पे देखो चार्जेस आपस में नहीं जा पा रहे ना, टकराएंगे ज्यादा, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब मान लो यही ओरिजिनल कंडक्टर का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते, मतलब इसको मोटा कर देते, तो आप देखोगे ना, हमने इसको देखो मोटा कर दिया, इसका डायमीटर बढ़ा दिया, तो आप देखोगे कि ये चार्जेस अब इनको और ज्यादा जगह मिल गई फ्लो होने के लिए, पास होने के लिए, तो ये चार्जेस अब आराम से चले जाएंगे। तो हमने देखा कि अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया तो रुकावट कम हो गई, कम हो गई, दैट मींस रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपॉन में है ना, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इन चार्जेस को हाथी का रास्ता मिल जाएगा फ्लो होने के लिए। ठीक है, नाउ तो हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एक साथ। इसके बाद यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, तो एक और कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक और कांस्टेंट। यहां पर हम इस कांस्टेंट को कहते हैं रो। क्या कहते हैं? RHO, रो। और इस रो का नाम रख दिया रेजिस्टिविटी। क्या नाम रखा? रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो यहां पर क्या हुआ, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ये A आया। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या फिर कहें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आगे पढ़ेंगे, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड करती है? जैसे कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर को फॉर्मूले में नहीं लिखते, हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसी तरह से रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? तो याद रखना, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ मटेरियल पर, कौन सा मटेरियल है। कॉपर है तो रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, नाइक्रोम है तो कुछ और रेजिस्टिविटी होगी। तो आपको ध्यान देना है, अभी अपन उसको समझते हैं ना। तो देखो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल कौन सा है। तो रेजिस्टिविटी अलॉय की बात करें तो अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, मेटल की बात करें तो मेटल की रेजिस्टिविटी लो होती है। आगे देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को जो कम से कम 10th क्लास में इस बात को पहली बार पढ़ते हैं, उनको ये डाउट आता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, आप बता दो। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या? बोला रुकावट,
रजिस्टिविटी, अच्छा देखो रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ तो देखो, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी में क्या अंतर है। देखो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, क्या अंतर है। तो देखो रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट इन द कंडक्टर, ठीक है, चार्ज करंट के रास्ते में रुकावट। और रेजिस्टिविटी का मतलब भी है रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट और रेजिस्टिविटी का मतलब भी है रुकावट। लेकिन अंतर दोनों में बस इतना है कि चाहे आपके पास कितना भी बड़ा वायर हो, उस वायर में कितनी भी रुकावट हो, तो उस रुकावट को जब हम बात करते हैं ना होल कंडक्टर की, चाहे वो कंडक्टर कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा, कितना भी मोटा क्यों ना हो, तो भाई पूरे कंडक्टर में जो रुकावट है उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। पूरे कंडक्टर में जो रुकावट है उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हमारे पास उसी कंडक्टर का सिर्फ हम एक यूनिट लेंथ, मतलब चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे 1 मीटर, और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लें, है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास ये मार्कर बहुत बड़ा है ना, मान लो एक कंडक्टर है, अब इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें जितनी रुकावट होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। एक बार फिर सुनो, यदि पूरे कंडक्टर की बात हो, कितने भी बड़ी लेंथ, कितनी भी छोटी लेंथ, कितनी भी बड़ी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी भी छोटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो, और उसमें जो रुकावट है उसको कहा जाएगा रेजिस्टेंस। और यदि रेजिस्टेंस, यदि रुकावट 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो उसमें उस रुकावट को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात है, दोनों रुकावट को ही कहते हैं, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन को ही कहते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस में कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा कंडक्टर हो सकता है, लेकिन जब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं कहूं 1 यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। नाउ अब आपको यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम। क्या है? ओम। रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो होती है ओम मीटर। ओम मीटर, इसका रिप्रेजेंटेशन ओम मीटर, इस तरह से है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे कि भाई देखो रेजिस्टेंस जहां पर है वहां पर जो है ना हीटिंग इफेक्ट होता है। एक्चुअल में देखो, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उस कंडक्टर में हीटिंग होती है। क्या होती है? हीटिंग होती है। देखना ध्यान से, अब हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो भाई ध्यान देना कि करंट हीटिंग करता है। बोला कैसे? करंट कैसे हीटिंग कर पाएगा, जरा इस पे ध्यान दो। देखो करंट, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा मतलब इस चार्जेस के रास्ते में रुकावट आएंगी, ये इधर उधर टकराएगा, तो उसका मतलब है कि भाई करंट फ्लो होगा तो चार्जेस के रास्ते में क्या आएगी? रुकावट। मतलब करंट के रास्ते में रुकावट मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। भाई अगर रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपस में क्या है? आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दैट मींस कोलाइड कर रहे हैं। और जब दो चीज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो दो चार्जेस कोई भी हो, या फिर दो पत्थर हो, जहां पर कोलिजन होता है वहां पर फ्रिक्शन होता है। जहां पर फ्रिक्शन होता है वहां पर हीट जनरेट होती है। तो यदि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो चार्जेस आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने से फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होने से हीटिंग हो रही है। और हम कहेंगे इसका मतलब है कि यदि करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग होना बिल्कुल आम सी बात है, ठीक है। तो मतलब करंट इज इक्वल टू हीटिंग होगी ही होगी। भाई अब देखो कितनी हीटिंग होगी, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट जूल, क्या नाम था? जूल। तो भाई एक साइंटिस्ट जूल, जिन्होंने जो है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को थोड़ा सा स्टडी किया और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दे दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हीटिंग होगी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर कहें रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करने वाली आर स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है इस पर भी डिपेंड करेगी। तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या है, भाई कितनी हीटिंग होगी, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। कितनी हीटिंग होगी?
होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। अब देखिए आपको यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज को सीखना है, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। तो कुछ नहीं भाई, देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर टंगस्टन का एक फिलामेंट यूज होता है। हम इस बार इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखो टंगस्टन का एक फिलामेंट यूज होता है, और टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी हाई है, करीब 3500 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका ना। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर जब इसको मिल जाएगा तब जाकर के हीट होगा, अदरवाइज ये मेल्ट नहीं होगा ना। तो देखो यहां पर आपको समझना है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट जाएगा, वैसे ही इस टंगस्टन फिलामेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो आयंस होंगे, ये आपस में एक दूसरे से चार्जेस टकराने लगेंगे, और कोलिजन के कारण से यहां पर मैं कहूंगा भाई हीटिंग होगी, और इस हीटिंग के कारण से जो फिलामेंट है ये चमकने लगेगा, क्योंकि जहां भी हीटिंग होती है वो चीज चमकने लगती है। जैसे कि जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो भी चमकता है। हाँ, तो भाई ये फिलामेंट भी चमकने लगेगा, और उससे इतना ग्लो होगा कि हमारे जो है ना पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। हालांकि यहां पर जो है ना कुछ लाइट की थ्योरीज भी हैं कि वेव जनरेट होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको क्लास 10th में इतना ही याद रखना है, करंट जाएगा, फिलामेंट में हीटिंग होगी, जिसके कारण से ड्यू टू कोलिजन बिटवीन चार्जेस यहां पर बल्ब ग्लो करेगा। नाउ आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज का होता है। तो भाई याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो कि घरों में सेफ्टी के लिए लगा होता है। किसके लगा होता है? सेफ्टी के लिए। इसका काम क्या है बोला? सेफ्टी। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या बोला? सेफ्टी। कैसे? कि यदि ज्यादा करंट आए, यदि ज्यादा वोल्टेज आए, तो फिर जो है हमारे घर की सारी लाइट चली जाती है। बोला ऐसा क्यों? बिकॉज याद रखना कि बाहर से, आउटसाइड से जो करंट आ रहा है, सबसे पहले जो हमारे घर का जो मेन बोर्ड लगा होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है, उसमें लगा होता है फ्यूज, जिसको कई बार हम जो है ना कटआउट जो निकाल भी देते हैं। हाँ, ये फ्यूज लगा हुआ है। अब आउटसाइड, बाहर से जो करंट आ रहा है, उसको फ्यूज से पास हो गए, तब जाकर के हमारे घर में जो है सारे के सारे डिवाइसेस चलेंगे। यदि ज्यादा करंट आ जाएगा तो सारे के सारे डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। तो फिर जरूरत क्या है कि जैसे ही ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज आए, वैसे ही जो है ना ये कटआउट, ये जो फ्यूज लगा हुआ है ना, इसका वायर टूट जाए। जैसे वायर टूट जाएगा वैसे ही क्या होगा? वैसे इसकी सर्किट पूरी नहीं हो पाएगी, और फिर जो है और फिर क्या नहीं हो पाएगा भाई? घर में जो है हमारे में करंट नहीं जाएगा। दैट मींस यहां से आउटसाइड से करंट आए, ज्यादा करंट होने पर ये वायर टूट जाए, तो फिर इसकी जो सर्किट है ना, ये सर्किट पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि करंट को इसमें से पूरे में से पास होना पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि भाई फ्यूज वायर क्या किसका बना होता है? लेड प्लस टिन का। किसका? लेड प्लस टिन का। दैट मींस फ्यूज वायर एक अलॉय है। क्या है? अलॉय। इस लेड प्लस टिन का जो है ना एक प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स किया जाता है कि भाई, क्योंकि आप समझते हो ना कि करंट आएगा तो हीटिंग होगी, और हीटिंग होने से ये वायर यदि मेल्ट हो जाएगा तो फिर यहीं से वायर टूट जाएगा और हमारी सर्किट ब्रेक हो जाएगी, तो ज्यादा करंट घर में नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से ये जो है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है ना। ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा हीटिंग से ये टूट जाएगा मेल्ट होने के बाद, और फिर घर में जो है एक्सेस करंट नहीं जा पाएगा और घर की लाइट चली जाएगी। और ये अचानक भाई फ्यूज खराब हो जाए, 2 रुपए का वायर जो है बदल के जो है पूरा का पूरे घर की लाइट को बचा लिया जाए, तो ये एक अच्छी बात है ना। समझ पा रहे हो? तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। हाँ, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। तो रेजिस्टेंसेस के कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम इसको देख लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। देखो, रेजिस्टेंस को हम कई तरह से अरेंज कर सकते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है नाउ, तो अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन में, सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई याद रखना कि यदि हम रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से कनेक्ट करें कि सारी के सारी रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू सेम हो, तो फिर हम उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे बेसिक फॉर्म में कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, देखो ये एक रेजिस्टेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये लाइन से सारी की सारी लगती चली जा रही हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सच्ची पहचान ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा हर रेजिस्टेंस में सेम होता है। बिकॉज मान लो अगर ये बैटरी है, तो इस बैटरी से आई करंट निकला, तो आई करंट को कोई और रास्ता तो मिल नहीं रहा है, तो आई यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से, और हर रेजिस्टेंस से आई करंट पास होगा। ऑलराइट नाउ, तो यहां पर आपको समझना होगा कि नेक्स्ट वाला जो है
वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा वाला? पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी बात और अभी अपन इसमें करेंगे। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो है रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड होगा। करंट क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, मतलब करंट की वैल्यू सेम नहीं है या सेम हो सकती है, इससे मतलब नहीं, करंट डिवाइड होगा, डिवाइड, करंट डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। ठीक है। नाउ जैसे मान लो कि यहां से आई करंट गया, अब इसके बाद आई करंट को यहां से तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं। कितने? तीन रास्ते। तो करंट कुछ ऊपर जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो करंट क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, करंट डिवाइड हो गया। तो आपको याद रखना है कि जहां से करंट डिवाइड हो जाए वहीं से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाती है। कहां आ जाती हैं? पैरेलल में। नाउ एक बात समझ गए ना? अगली बात यह है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमारे घरों में, ये हाउस होल्ड पर्पस के लिए, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, यानी कि जितने भी जो घर होते हैं उन सभी घरों में कैसा कनेक्शन यूज होगा? बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये एक बल्ब है, ये एक फैन है, ये एक इन्वर्टर है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर सीरीज में देखना, यदि यहां से एक डिवाइस, ये बीच वाला खराब हो गया, ये बीच वाला खराब हो गया, तो फिर क्या होगा कि करंट यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर क्या होगा? सर्किट पूरी नहीं हो पाएगी। तो ना तो ये चलेगा और ना ही ये चलेगा। तो ना तो अगर मान लो अगर आप पंखा खराब हो गया तो ना ही आपकी टीवी चलेगी और ना ही आपका बल्ब चलेगा, ये तो बेकार है ना। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन घरों में यूज नहीं किया जाता। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि आपका ये वाला डिवाइस खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये दो डिवाइसेस में करंट पहुंचता रहेगा और सर्किट पूरी होती रहेगी और ये जो है अपने सारे बाकी डिवाइसेस चलते रहेंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब करंट, सुनना बात को ध्यान से, तो इसमें क्या है? करंट सब में सेम होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो मैं यहां पे कहूंगा करंट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, करंट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, तो सेम तो हो सकता है, लेकिन करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब देखो यहां पर क्या है? ये 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आपको यहां पर समझना होगा कि जैसे मान लो करंट यहां से आगे जाएगा तो रेजिस्टेंस से जब करंट पास होता है ना, तो करंट की वैल्यू चेंज होती है। क्या होती है? चेंज। दैट मींस अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है तो करंट की वैल्यू ड्रॉप होगी। तो मान लो यहां पर करंट 15 है, यहां 14, 13, 12, 11, 10 और होते 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 0 हो गई। तो फिर क्या होता है कि हर पॉइंट पर, जैसे मान लो इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू है ना, वो कुछ और होगी, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी। तो याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बदलता है ना, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो ये वाली रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है और इसका इसके साथ, ये वाली का भी 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 इसके साथ। तो सारी की सारी रेजिस्टेंसेस का जो टर्मिनल है वो कॉमन है, इसलिए वोल्टेज क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे की बात कुछ इस तरह से करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन सबका सम। ठीक है। मान लो कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस मिलकर के कितना काम करेंगी, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख देते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी यहीं से बनता है। हाँ, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो आपको बता दें कि भाई देखो एक छोटी वन शॉट वीडियो के अंदर जो कि न्यूमेरिकल ही अलग से 1-1.5 घंटा ले लेते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को कवर कर पाना मुश्किल होता है, थोड़ा सा जो है ना आसान नहीं हो पाता। इसलिए न्यूमेरिकल की जो सेपरेट वीडियो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर विजिट करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर के रिक्वेस्ट है कि आपको मैं अश्योर कराता हूं कि आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहां पर बेसिक न्यूमेरिकल में 1-2 ले लूं कि जैसे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, एक 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम।
तो ये तीनों मिलकर के कितने का काम करेंगी? तो तीनों मिलकर के R1 प्लस R2 प्लस R3 ये 27 ओम का वर्क करेंगी। ये किसकी वैल्यू हो गई? रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, नाउ अब पूछ रहा है आपसे कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। बैटरी लगी हुई है कितने की? 15 वोल्ट की। तो कुछ नहीं करना आपको, आपने क्या किया, बोला V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, I निकालना है तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो बस देख लो ध्यान से, V की वैल्यू कितनी है? बोला V की वैल्यू है यहां पर 15 अपॉन R की वैल्यू है यहां पर 27। तो कितना हो जाएगा भाई? अप्रोक्स डिवाइड करोगे तो 9 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो 0.5 कितना? 0.55 एम्पियर आपका अप्रोक्स इतना आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस का मिला जुला इकट्ठा काम देखते हैं तो हमें नजर आएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। आंसर निकालोगे तो 3 ओम आएगा। कितना आएगा? 3 ओम, है ना? कितना आएगा? 3 ओम। करंट वोल्टेज कितना है भाई? 15 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट। तो आप यहां पर देखोगे कि I इज इक्वल टू 15/3, तो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कितना आंसर आएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जो थर्ड लिंक दी गई है उस पर जाकर के न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं और मजे कर सकते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझेंगे, तो जरूर वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक बार समझना है। बहुत ज्यादा छोटी चीज है, आपको ज्यादा परेशान होने वाली जरूरत इसमें नहीं है ना। तो ध्यान से देखना कि यहां पर पावर जो है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, है ना? तो इलेक्ट्रिकल पावर का भी फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। यहां पर वर्क कौन करेगा? यहां पर वर्क करेगी बैटरी, है ना? कौन वर्क करेगा? यहां पर वर्क करेगी बैटरी। नाउ तो आपको समझना है कि भाई यूनिट क्या है पावर की? पावर की यूनिट है वॉट। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। 1 वॉट कितना होता है? तो 1 वॉट, देखो वर्क यूनिट जूल, तो जूल। टाइम की यूनिट सेकंड, तो बोला सेकंड, तो जूल पर सेकंड, है ना? तो इसका मतलब कि कोई भी बल्ब, कोई भी डिवाइस यदि जो है चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो यदि ये डिवाइस 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क कर देता है तो हम कहते हैं कि भाई इसकी जो पावर कितनी है? इसकी पावर है 1 वॉट। कितनी पावर है इसकी? इसकी पावर है 1 वॉट। ठीक है, यदि ये बल्ब हमारे पास 50 वॉट का बल्ब है तो इसका मतलब है कि ये बल्ब 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी खर्च कर देगा। वो एनर्जी किसकी खर्च होगी? बैटरी की, है ना? या फिर जो भी हमारा जो भी सोर्स है। समझ रहे हो? समझ गए? चलिए नाउ, तो यहां पर क्या है कि देखो एक बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और उसमें करंट जा रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला नहीं होता, पावर के 4-4 6-6 फॉर्मूले हो जाते हैं, 3-3 फॉर्मूले जिनसे हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं V इंटू आई। वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो फिर पावर निकल आएगी। अब इस वोल्टेज V को ओम्स लॉ से हम IR लिख सकते हैं और इस I को हमने एज इट इज लिख दिया। तो फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। क्या बन गया? I स्क्वायर R। नाउ पावर इज इक्वल टू हो गया V। देखो V I होता है नहीं होता, तो V को तो हमने एज इट इज लिखा छोड़ दिया, I को हमने ओम्स लॉ से V अपॉन R लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर का एक ये फॉर्मूला होता है, इससे ये वाला बन गया और इससे ये वाला बन गया। समझ आया? नाउ अब देखो पावर का आपको बता दें कि V इंटू आई फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे होगा। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आपको बता रहे हैं कि B इंटू आई हमने कह दिया डायरेक्ट कि होता है। ये बना कैसे? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू चार्ज। देखो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था तब लिखाया था, आपको ऐसे लिखाया था W अपॉन Q। तो वर्क को हम वोल्टेज इंटू चार्ज लिख सकते हैं, अपॉन में है T। Q बाय T, वीडियो की शुरुआत यहीं से हुई थी। Q बाई T क्या होता है? करंट। तो पावर इज इक्वल टू आ गया V इंटू आई। इसके बाद एक और टर्म बचता है, इसके न्यूमेरिकल्स हमने रेगुलर क्लासेस में कराए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ना, तो आराम से न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कैसा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। क्या है? पावर इंटू टाइम। भाई कैसे बना? तो पावर का फॉर्मूला होता है ना वर्क अपॉन टाइम,
वर्क का मतलब एनर्जी ही होता है, बिकॉज आप जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी खर्च होगी, जितनी एनर्जी आपके पास होगी उतना ही वर्क होगा। तो वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम हम बोल सकते हैं। यहां से एनर्जी का फॉर्मूला बन गया पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर इंटू टाइम। एनर्जी की यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट, तो यूनिट हो गई, पावर की यूनिट वॉट होती है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट तो हो गई वॉट इनटू सेकंड। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यूनिट की, ये वॉट इनटू सेकंड का बहुत छोटी यूनिट है, क्योंकि हम एक दिन में बहुत ज्यादा बिजली खर्च कर देते हैं। तो देखो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर देते हैं, तो हम इसको क्या करें, इसकी बड़ी यूनिट बनाए। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट किया जाता है एंड सेकंड को आवर में कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट भी कहते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा जो मीटर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, अब उसमें क्या है ना कि उसमें जब आप रीडिंग पढ़ोगे तो 1 किलोवाट आवर लिखा होता है। इस 1 किलोवाट आवर का होता है मतलब होता है यूनिट। जैसे मान लो अगर आपकी एक दिन में घर में 150 यूनिट बन जाती हैं, इसका मतलब आपने 150 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी खर्च करती है। समझ आया? अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, और आपसे कह दिया भाई 4 रुपए पर यूनिट। कितना? 4 रुपए पर यूनिट जो है ना आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लेट से आपके पास 50 वॉट का एक बल्ब है, 2 घंटे पर डे चलता है, 1 महीने तक कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, और 4 रुपए पर यूनिट से कितना बिल आपका आ जाएगा। तो बस बड़ी सिंपल सी बात है कि एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। क्या बन जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर किलोवाट आवर में, किलोवाट में, तो 50 वॉट का बल्ब है ना, तो 50 मतलब 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.05 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.05। हमने क्या कर लिया भाई, 1000 का डिवाइड करने के बाद 50 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसके बाद इनटू, जैसे मान लो कितने घंटे के लिए चलता है, बोला 2 आवर्स के लिए, तो यहां पर आपने लिख दिया 2, ठीक है। और 30 दिन के लिए, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए, बोला 60, तो आपने लिख दिया इसको 2 इंटू 30। तो अब देख लो कितना हो गया भाई, ये आपका 60 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा आपका 300। और ये देखिए, तो इसका मतलब है आपकी कितनी यूनिट बन जाएंगी, आपकी 3 यूनिट बन जाएंगी। कितनी बन जाएगी आपकी? 3 यूनिट। कुछ ज्यादा तो कम तो नहीं हो रहा है, चलिए नहीं हो रहा है, तो आपकी टोटल 3 यूनिट बन जाएंगी। और इस हिसाब से आपका 12 रुपए, क्योंकि 4 रुपए पर यूनिट है ना, तो 12 रुपए आपका बिल आ जाएगा। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपकी ये 60 और 0.05, ठीक है, आपके अप्रॉक्स जो है ना 6, ओके, ठीक है। तो आपका इतना हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से जरूर करेंगे, और जो बाकी जो वीडियोस हैं आपको चैप्टर्स की जल्दी ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी, और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा लेट देख रहे होंगे तो ऐड हो चुकी होंगी। तो बात करेंगे कि आराम से इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, सभी 1 शॉट वीडियोस को देखो। अगर आप एंड तक आए हो तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियोस को 1 शॉट सीरीज को जरूर देखेंगे, और इसको भी आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।